एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर केमिस्ट्री क्लास। आज हम एक नया चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का, दैट इज चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग। इससे पहले ऑलरेडी 3 चैप्टर विथ क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुका है, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। सबसे पहला बात ये क्लियर कर दें, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के लिए पीरियोडिक टेबल पढ़ा हुआ होना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर आप वहां के कंसेप्ट्स जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब को नहीं आता है आपको अभी एट प्रेजेंट, तो केमिकल बॉन्डिंग में आगे आने वाले लेक्चर्स में दिक्कत होगा। आज तो दिक्कत नहीं होगा बिकॉज टुडे इज बेस्ड ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। तो होता क्या है ये केमिकल बॉन्डिंग, इस पर बात करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग, यहां पर बात हो रहा है जो एलिमेंट्स आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है वो सारे एलिमेंट्स नेचर में फ्रीली नहीं पाया जाता है। फ्रीली नहीं पाया जाता है का मतलब क्या है कि अगर आप चाहते हैं एक ऑक्सीजन एटम ढूंढना तो आप पाएंगे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यू नो इट वेरी वेल कि ओ मिलना बड़ा मुश्किल है। ओ मतलब अकेला ऑक्सीजन, जिसे हम नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं, वो मिलना बड़ा मुश्किल है। इस जगह पर आपको क्या मिलेगा? O2 मिलेगा। एंड O2 इज नॉट एन एटम, इट इज अ मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन आपस में कनेक्टेड है। तो अगर दो ऑक्सीजन आपस में कनेक्टेड है तो इस कनेक्शन के बीच में कारण क्या है और इन दोनों के बीच में कनेक्शन कैसा है, ये दो चीज को हमें समझना पड़ेगा। तो क्या आप समझ पाए हैं कि अगर कोई एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन करके एक साथ रहता है तो उसके पीछे कारण होगा, उसके पीछे का कारण जानना है हमें। वो दो एटम्स आपस में जो कंबाइन हो रहे हैं, किस टाइप से कंबाइन हो रहे हैं वो जानना है हमें। ये चैप्टर के अंदर यही पढ़ना है आपको। क्लियर है कि नहीं है? और ऐसा क्यों कंबाइन कर रहा है ये भी जानना है हमें। सबसे बड़ा बात तो यही है कि क्यों कंबाइन कर रहा है, पहला बात। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैसे कंबाइन कर रहा है वो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होना चाहिए। पहला तो क्यों कंबाइन कर रहा है, क्यों जुड़ के रह रहा है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं इसी बात के साथ। ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम एक्सेप्टिंग नोबल गैसेस, नोबल गैस को छोड़ करके डू नॉट हैव कंप्लीट ऑक्टेट। वी नो इट वेरी वेल, अगर हम नोबल गैस को छोड़ दें, इसके अलावा आपने जितने भी एलिमेंट्स पढ़ा है उनका ऑक्टेट फुलफिल नहीं होता है। ऑक्टेट फुलफिल का मतलब किसी भी एटम के सबसे बाहर प्रेजेंट जो ऑर्बिट है वहां 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा नहीं होता है। कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए नोबल गैस को छोड़ के। और ऑक्टेट फुलफिल होने का मतलब क्या होता है? स्टेबल है। ये आप क्लास 8 या 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, लेकिन ये पुराना कॉन्सेप्ट है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी जानेंगे आगे जाकर के हम। पुराना कॉन्सेप्ट है ये, पुराना कॉन्सेप्ट दैट इज ऑक्टेट कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि किसी एलिमेंट के सबसे बाहर या वैलेंस सेल जिसे आप कहते हैं, सबसे बाहर के ऑर्बिट को क्या बोलते हैं या सेल को क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल या वैलेंस ऑर्बिट। वहां पे अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है दैट इज ऑक्टेट फुलफिल है, तो वो स्टेबल होता है। तो उस कॉन्सेप्ट को ही पढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है नोबल गैस के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑक्टेट फुलफिल नहीं होता है, और ऑक्टेट को फुलफिल करते हैं ये लोग। सो दे कंबाइन विथ अदर एटम टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड। इसी वजह से उस अपना ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं? कंबाइन होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, आपस में मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो ऑक्टेट जो रूल है, फिर कह रहे हैं इट इज ओल्ड कॉन्सेप्ट, एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। उस मॉडर्न कॉन्सेप्ट की तरफ भी हम जाएंगे, ठीक है कि नहीं? थोड़ा देर में हम बात कर लेते हैं उसके बारे में। अगर आपको जानना है तो बता देंगे। ये जो ऑक्टेट वाला बात है ये पुराना हो चुका है, ठीक। चलिए वापस आते हैं, क्या कह रहा है। असल में ये जो केमिकल बॉन्ड बन रहा है, इस केमिकल बॉन्ड को किसे हम केमिकल बॉन्ड कहेंगे? व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? तो व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, इस चीज को समझेंगे। पहले थ्योरी क्या लिख रहा है देखिएगा। द फोर्स विच होल्ड्स द एटम्स और आयंस टुगेदर विद इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। एक मॉलिक्यूल के अंदर में दो एटम्स आपस में जिस फोर्स के साथ, दो एटम्स या आयंस, ध्यान दीजिएगा, एटम्स भी हो सकता है और आयंस भी हो सकता है, एटम्स और आयंस। मान लीजिए आपके पास ये एक एटम है या आयन है, ये एक एटम या आयन है, इन दोनों के बीच क्या है?
एक अट्रैक्शन फोर्स है। ये जो अट्रैक्शन फोर्स है यही क्या किया है, इन दोनों को एक मॉलिक्यूल के अंदर होल्ड करके रखा है। इसी अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है? शुरू में ही बता दे रहे हैं क्योंकि आगे जाके आप टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड, आप पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड, आप पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सब बॉन्ड्स पढ़ेंगे। लेकिन सारे बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने का, लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बट एक्चुअल केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या है, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू एटम्स और आयंस। क्लियर है कि नहीं है? इट इज नॉट मोर देन दिस। समझ में आ गया है? आगे बात करते हैं। तो व्हाट इज केमिकल बॉन्ड अगर बोला जाए तो आप ये बात कह सकते हैं। और ये जो केमिकल बॉन्ड बनने का प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से होकर के ये केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, अलग अलग टाइप के केमिकल बॉन्ड होंगे, आगे जाके पढ़ेंगे हम, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। देखिएगा, लिख दिया हमने, एंड द प्रोसेस ऑफ देयर कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड chemical bonding. What is chemical bonding? The process of making chemical bond is called chemical bonding. जिस प्रोसेस से होकर के कोई केमिकल बॉन्ड बनता है उसी को क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग कई टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। और किस टाइप का केमिकल बॉन्ड बनेगा ये किस बात पे डिपेंड करता है, तो ये इस बात पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द वैलेंसी ऑफ एटम। किसी एटम का वैलेंसी कितना है, वैलेंसी यू नो इट, मतलब किसी भी एटम के सबसे बाहर के सेल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है उसे क्या कहते हैं, वैलेंसी ऑफ दैट एटम। क्लियर है कि नहीं? तो किसी एटम के सबसे बाहर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे इस बात पर डिपेंड करेगा कि किस टाइप का बॉन्ड, किस टाइप का केमिकल बॉन्डिंग होने वाला है। क्लियर है कि नहीं? किस प्रोसेस को फॉलो करके केमिकल बॉन्ड बनेगा, दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन द वैलेंसी ऑफ द एटम। बोलिए क्लियर है कि नहीं? तो चलिए, ऑक्टेट वाला बात अगर पुराना था तो नया बात क्या है हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए, किताब कॉपी में मत खोजिएगा, ध्यान दीजिए। क्या कह रहे हैं, मान के चलिए आपके पास एक अकेला एटम है, ये O है, ऑक्सीजन, एक और ऑक्सीजन है, O है। क्लियर है कि नहीं है? ये ऑक्सीजन अकेला है, ये ऑक्सीजन अकेला है। आप नेचर में क्या इसको पाते हैं? नहीं, हम नेचर में क्या पाते हैं, O2। जनरली हम क्या पाते हैं, O2। ठीक है सर, ओके। बट वाई O2? बिकॉज ध्यान दीजिएगा, अगर ये अकेला O है तो इसका ऑक्टेट फुलफिल नहीं है। पुराना कॉन्सेप्ट ये कहता है, और ये कहता है कि ये इसके साथ कंबाइन करके दोनों ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता। कैसे? तो केमिकल कोवलेंट बॉन्ड जब पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे। फिलहाल जो मेरा कॉन्सेप्ट कहता है, फिलहाल जो मेरा फिजिक्स का नॉलेज कहता है वो आपसे शेयर करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इन दोनों के पास अपना अपना पोटेंशियल एनर्जी होगा, यस और नो। चाहे हम हैं, चाहे आप हैं, चाहे ये फोन है, चाहे कैमरा है, चाहे बोर्ड है, चाहे कुछ भी है दुनिया में, उसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। सो दिस एटम मस्ट हैव पोटेंशियल एनर्जी इन इट्स ओन, यस और नो। इसके पास खुद के पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है? इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। सर इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, ध्यान दीजिएगा। एंड वी नो इट, अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो आपसे पूछ रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, इंक्रीज होगा, इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। तो हम शुरुआती दौर में जब हम आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे उस सिचुएशन में हमने आपको बता दिया था कि जब भी अट्रैक्शन होता है, क्या होता है, जब भी अट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी रिलीज होता है मतलब जितना एनर्जी है उससे धीरे धीरे एनर्जी क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो आप कह सकते हैं एनर्जी, यहां पोटेंशियल एनर्जी है ऑब्वियसली, पोटेंशियल एनर्जी क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। और जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने लगेगा उस समय वो ज्यादा स्टेबल बनने लगेगा, यस और नो। ये भी बात कह चुके हैं, वो ज्यादा स्टेबिलिटी को शो करेगा। ऐसा बंदा जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी कम होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, यस और नो। पहले भी बात कर चुके हैं। तो पूरा केमिस्ट्री में ये बात लागू होता है, हमने शुरुआत में ही बोला था, अभी भी यही बात है कि जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ये इस बात पर लागू होता है कि सर अट्रैक्ट ही क्यों करता है। सवाल ये भी हो सकता है ना कि अट्रैक्ट ही क्यों करता है, रिपेल क्यों नहीं करता है। अरे रिपल्सन होगा, अगर रिपल्सन होगा तो एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा।
और वो स्टेबल बनेगा कि अनस्टेबल बन जाएगा? अनस्टेबल बन जाएगा। अरे दुनिया में कोई भी चाहता है स्टेबल बनना, तो अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्शन की वजह से यहां जो इन दोनों के पास पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है, और धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी कम होते जाता है, पास आते जाता है, धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी कम होते जाता है, पास आते जाता है, और एक सिचुएशन होता है कि ये एक दूसरे के एकदम पास आ जाता है। एक दूसरे के एकदम पास आ जाने के बाद इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम हो जाता। हम नहीं कह रहे हैं जीरो, जीरो नहीं कह रहे हैं, कम से कम पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है, इससे कम नहीं हो सकता है। उस सिचुएशन में ये एक दूसरे को क्या कर लेता है? होल्ड कर लेता है, और हम अब अलग अलग एटम नहीं पाते हैं, एक साथ दो एटम्स को पाते हैं, जिसे आप O2 कहते हैं। अगर ऑक्सीजन एग्जांपल लिए थे समझाने के लिए, समझ में आ रहा कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं? तो आप मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या कहेंगे? व्हाई केमिकल बॉन्डिंग अकर्स? to minimize their potential energy. Bas, this is the modern concept. You can write it. Why chemical bonding occurs? To minimize their potential energy. Because due to attraction, क्या होता है? Potential energy decreases. So one atom will attract another atom and they will hold each other नियर बाय themselves. एक दूसरे के करीब करीब रहेंगे तो अट्रैक्शन बरकरार रहेगा, अट्रैक्शन बरकरार रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहेगा तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहेगा तो क्या होगा? पास पास रहेगा। पास पास रहेगा मतलब क्या है भाई? अट्रैक्शन है ना, फोर्स ही तो बॉन्डिंग है। क्या है बॉन्डिंग? क्या है केमिकल बॉन्ड? क्या है? फोर्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस वजह से मॉडर्न कॉन्सेप्ट करके आप इस बात को नोट करके रख सकते हैं। ठीक है, हम इस चीज को मेंशन करा देते हैं। क्या आप लिख सकते हैं? यहां पर लिख लीजिए, हम लिख देते हैं। टू मिनिमाइज द पोटेंशियल एनर्जी, टू मिनिमाइज द पोटेंशियल एनर्जी, atoms attract each other and forms chemical bond. तो केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है? तो आप आराम से ये लाइन लिख सकते हैं, दिस इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट बिहाइंड केमिकल बॉन्डिंग। यस और नो? चलिए, अब इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले वी शुड डिस्कस दैट व्हाट आर द कंटेंट्स। क्या क्या चीजें हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। अगर आप कहीं से पहले पढ़ चुके हैं दैट्स वेरी गुड, अगर नहीं पढ़े हैं तो यही पता चल जाएगा कि आपने कितना पढ़ा है और कितना नहीं पढ़ा है। ठीक है कि नहीं? यहां अमाउंट ऑफ स्टडी भी बता देंगे, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना वो भी साथ में बताते चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कंटेंट्स, पहला जो टॉपिक है वो क्या है? कॉज एंड मोड्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के पीछे जो कॉज है, कारण है, जो हमने अभी डिस्कस ही किया ये, और मोड्स मतलब किस तरह से केमिकल बॉन्डिंग होगा, ये दोनों पढ़ना है। समझ में आ रहा? शुरू में ही बोल दिया था, कॉज मतलब केमिकल बॉन्डिंग होने के जो कारण है वो तो अभी पता चला सर, ऑक्टेट पुराना नियम, नया नियम, पोटेंशियल एनर्जी, फिर से रिपीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मोड्स मतलब क्या हो गया? किस प्रोसेस से केमिकल बॉन्डिंग होगा, केमिकल के बीच कॉम्बिनेशन होगा। ये हो गया पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड जो है उसी का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड पढ़ना है। तीसरा है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड आप जानते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ना है। डेटिव बॉन्ड जिसे आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, उसी का दूसरा नाम क्या है? डेटिव बॉन्ड। ये डेटिव बॉन्ड पढ़ना है। उसके बाद का टॉपिक आ जाता है, थोड़ा फिजिक्स का टॉपिक है, डाइपोल मोमेंट। क्या है? डाइपोल मोमेंट। उसके मॉलिक्यूल्स में भी डाइपोल मोमेंट होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आते हैं डाइपोल मोमेंट के वजह से। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं, आपने पीरियोडिक टेबल में ही पढ़ा है थोड़ा बहुत, डाइपोल मोमेंट बोल के नहीं पढ़ा था, वहां पे आप मैग्नेटिक मोमेंट बोले थे। अरे एक ही बात है। फजान्स रूल, उसके बाद क्या है? फजान्स रूल। उसके बाद है आपका VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज हाइब्रिडाइजेशन। अगर कोई बच्चा हाइब्रिडाइजेशन में फांकी मार दिया है तो भाई देख लीजिएगा, क्लास होगा। हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद रेजोनेंस। रेजोनेंस आपको डिटेल में यहां नहीं मिलेगा,
इस चैप्टर के अंदर रेजोनेंस का जस्ट कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। जब आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगा रेजोनेंस वहां डिटेल में बात कर सकेंगे, क्योंकि ढेर सारे एग्जांपल्स होंगे हमारे पास डिस्कस करने के। यहां पे आप कितने ही मॉलिक्यूल्स के बारे में जानते हैं, अभी नहीं। तो जब आप वहां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के ढेर सारे कंपाउंड्स के बारे में बात कर लेंगे तो वहां रेजोनेंस बहुत डिटेल में लाया जा सकता है, बट कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही जा सकता है। नेक्स्ट है बॉन्ड कैरेक्टर। बॉन्ड कैरेक्टर का मतलब बॉन्ड का लेंथ क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, बॉन्ड का एनर्जी क्या है, ये सब बारे में बात होगा। 10th नंबर टॉपिक है बॉन्ड कैरेक्टर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका VSEPR थ्योरी, 11th टॉपिक VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। उसके बाद है MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और लास्ट टॉपिक है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है कि नहीं? H बॉन्डिंग लिखा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो दीज आर द कंटेंट्स दैट वी विल कवर इन दिस चैप्टर। सो आज से ही बने रहिए, सीक्वेंस वाइज देखिए वीडियो को, एक एक करके सारा बातें हम करेंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉज एंड मोड्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया इंट्रोडक्शन में ही। चलिए इसी को हेडिंग लगाते हुए और कुछ बातों को डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कि हमने बोला कॉज एंड मोड्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पहला टॉपिक है, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और ध्यान से सुनिएगा। थ्योरेटिकली हमने इस बात को लिख दिया है, लिख रहा है केमिकल बॉन्डिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू एक्वायर अ स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी। बता दिया था कि एटम्स पास पास आते हैं, अट्रैक्शन होता है, इस वजह से एनर्जी डिक्रीज होता है, मिनिमम एक अमाउंट ऑफ एनर्जी तक जाता है। इसी स्टेट को पाने के लिए केमिकल का कॉम्बिनेशन होता है, या बोल सकते हैं दो एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं। फिर से पढ़ रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू एक्वायर अ स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। मिनिमम जब एनर्जी होता है उस समय किसी भी एलिमेंट के पास क्या होता है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी होता है, इस वजह से मिनिमम एनर्जी तक जाने का कोशिश करता है। और ये कैसे किया जा सकता है तो आगे लिखा हुआ है। इस चीज को करने के लिए फिर क्या करते हैं, लिखा है एंड टू कन्वर्ट एटम्स इनटू मॉलिक्यूल्स। कन्वर्ट एटम्स इनटू मॉलिक्यूल्स। जब एटम्स मॉलिक्यूल्स बन जाता है, क्योंकि एटम मतलब सिंगल, मॉलिक्यूल मतलब डबल ट्रिपल, ऐसा कुछ होगा, मतलब एक एटम्स नहीं रहेगा, बहुत सारे एटम्स आपस में कनेक्ट होंगे, कंबाइन होंगे, तो मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। तो कंबाइन जब हो रहा था मतलब अट्रैक्शन हो रहा है, और अट्रैक्शन हो रहा मतलब एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, एनर्जी डिक्रीज हो रहा मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। तो यहां पे प्रोसेस क्या है इस चीज को करने का, टू कन्वर्ट एटम्स इनटू मॉलिक्यूल्स, सो दैट क्या होता है, टू एक्वायर स्टेबल कॉन्फिगुरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस। इससे क्या होता है, वो स्टेबल कॉन्फिगुरेशन के तरफ जाता है। और स्टेबल कॉन्फिगरेशन कहां होता है, नोबल गैसेस में। नोबल गैसेस के जैसा कॉन्फिगरेशन उसका आने लगता है, जो कि क्या होता है, फुलफिल्ड होता है। वही लिख रहा है, टू एक्वायर स्टेबल कॉन्फिगुरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैसेस। उसके पास के, सबसे पास के जो नोबल गैस है, दैट इज इनर्ट गैस जिसे आप कहते हैं, उनके कॉन्फिगरेशन के जैसा बनने का ट्राई करता है। क्लियर है कि नहीं है, बता चुके थे, फिर से बता दिया। चलिए अब सुनिएगा ध्यान से, केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट होने जा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ही क्लियर कर दें हम, कोई भी टाइप ऑफ बॉन्ड स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए किन दो टाइप के एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बनने जा रहा है। तो हमने क्या किया हुआ है, वी डिवाइड एटम्स इनटू 3 क्लासेस। पहले आपको यह बात पता होना चाहिए कि एटम्स को हम 3 डिफरेंट क्लासेस में बांटे हुए हैं। पहला इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स किसे कहेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है मतलब खुद को जल्दी से प्लस बना लेता है, खुद को जल्दी से प्लस बना लेता है। इसका मतलब क्या है, विच गिव अप 1 और मोर इलेक्ट्रॉन इजीली, जो जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन, आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, रिमूव कर दे अपने से, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और ऐसे एलिमेंट्स जो जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, या आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होता है। दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। ध्यान रखिएगा, लो आयनाइजेशन एनर्जी होता है किसके पास, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के पास। क्लियर है। अब हम इसका एक नाम दे रहे हैं, आगे इस्तेमाल करेंगे ना। ऐसा एलिमेंट्स को हम नाम दे रहे हैं ए, याद रहेगा। ए क्या है, ए क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। क्लियर है, ए क्या है, इसका इस्तेमाल आपको नेक्स्ट
स्लाइड में देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मतलब जिसके पास आयनाइजेशन एनर्जी कम, मतलब थोड़ा सा एनर्जी दे दो इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाएगा, ऐसे एलिमेंट्स है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन होते हैं? जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन ले। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो यहां लिख रहा है विच कैन गेन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, रिमूव नहीं। तो दे हैव हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN लिखा हुआ है, समझिएगा क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या आपको पता होना चाहिए। शुरुआत में ही मैंने बोल दिया था कि अगर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना तो पीरियोडिक टेबल बढ़िया से आना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है ना, जब कोई एटम बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर कोई गैसियस एटम बाहर में कोई प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो कंफ्यूज नहीं होने का, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात हो रहा है, बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की बात हो रही है। तो इस क्लास ऑफ एलिमेंट को हम कह दे रहे हैं बी। चलिए ठीक है, नाम दे रहे हैं ताकि आगे इस्तेमाल कर सके। ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लो आयनाइजेशन एनर्जी है, वो ए है। ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, उसको हम बी कह दे रहे हैं थोड़ा देर के लिए। क्लियर है कि नहीं? कुछ कॉन्सेप्ट समझना है जो कि समझ जाएंगे। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसके पास लिटिल टेंडेंसी टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन पाने का भी टेंडेंसी है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन लॉस करने का भी टेंडेंसी है। तो लिखा है यहां पे एलिमेंट्स विच हैव लिटिल टेंडेंसी टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी है दुनिया में जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी थोड़ा सा शो करता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी थोड़ा सा शो करता है, मतलब ना पूरा पूरी इलेक्ट्रॉन देना चाहता है ना पूरा पूरी इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, दोनों का टेंडेंसी थोड़ा थोड़ा इसके पास होता है। वैसे कुछ एलिमेंट्स हैं। क्लियर है? इसका कोई नाम नहीं देते हैं, अच्छा नहीं रहेगा, बीच का चीज है, समझ लो बस। क्लियर है कि नहीं है? तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे, ये दो चीज को ज्ञान में रखते हुए कि कौन कौन से टाइप ऑफ एलिमेंट अगर आपस में कंबाइन करेंगे तो किस किस टाइप का बॉन्ड क्रिएट होगा, जो कि हमारा फ्यूचर का टॉपिक है। तो जैसे कि हमने बताया कि 3 क्लासेस हो गए एटम्स के, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, और दूसरा कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन करने का टेंडेंसी थोड़ा बहुत दोनों ही रखता है। तो ए क्लास हमने बोला इलेक्ट्रोपॉजिटिव को, बी क्लास हमने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को। हम कह रहे हैं उन दोनों के बारे में ही। लिखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम दीज टाइप ऑफ एटम्स। दीज टाइप ऑफ एटम्स कौन से टाइप? 2 टाइप हमने बोला, ए टाइप और बी टाइप। यहां पर ए टाइप मतलब जिसके पास क्या है? लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। बी मतलब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी क्लास को डिफाइन किए थे। एक और बात हम कह सकते हैं, आप बताइएगा जरा, किसके पास लो आयनाइजेशन एनर्जी होता है? मेटल्स के पास कि नॉन मेटल्स के पास? मेटल्स के पास, क्योंकि मेटल्स में थोड़ा सा आयनाइजेशन एनर्जी दीजिए, तुरंत इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। तो ए डिफाइंस फॉर मेटल्स। अरे ठीक है कि नहीं बताओ जरा। बी क्या है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने का जो टेंडेंसी है, मेटल्स का कि नॉन मेटल्स का? ऑब्वियसली नॉन मेटल्स का। मेटल तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, लॉस करता है ना, तो गेन कौन करता है? नॉन मेटल्स। तो बी डिफाइंस फॉर नॉन मेटल्स। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये 2 के बारे में बात हो रहा है। ए और बी क्या है आपको क्लियर हो गया होगा। लो आयनाइजेशन एनर्जी ए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी, और आप कह सकते हैं ए इज मेटल, बी इज नॉन मेटल। ध्यान दीजिएगा, इधर हमने लिखा है एटम्स इन्वॉल्व, किस टाइप के एटम्स आपस में इन्वॉल्व करेंगे और किस टाइप का बॉन्ड बनेगा, इधर हमने लिखा है। क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, अगर ए बी के साथ कंबाइन करता है मतलब एक मेटल एक नॉन मेटल होता है, मतलब एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो आपस में जब भी कॉम्बिनेशन होगा तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, जिसे आप आयनिक बॉन्ड भी कहते हो। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर ए और बी कंबाइन कर रहा मतलब एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब तुरंत प्लस आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब तुरंत माइनस आएगा, तो प्लस और माइनस के बीच कौन सा बॉन्ड बनने वाला है?
आयनिक बॉन्ड बनने वाला है, इलेक्ट्रोवैलेंट बोलते हैं इसे हम। कोई दिक्कत है? आगे बात करते बी और बी के बीच। बी मतलब हो गया हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स के बीच में आपस में क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है ना। जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट। दोनों ही नॉन मेटल है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर नॉन मेटल्स के बीच में आपस में कौन से बॉन्ड बनेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। और अगर दोनों ही मेटल है, दोनों ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जैसे Na+, किसी एक सोडियम का क्रिस्टल के अंदर में क्या होता है? मेटालिक बॉन्ड। किसी मेटल के अंदर में कौन सा बॉन्ड होता है? मेटालिक बॉन्ड होता है। इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है हमारा, इसमें एटॉमिक रेडियाई जब हम पढ़ा रहे थे उसमें मेटालिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस किए थे, और हमने ये बात कहा था कि वहां सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन का समुद्र। ऑब्वियसली चलिए आगे बढ़ते हैं एक और नया टाइप ऑफ बॉन्ड की तरफ। अगर कोई मॉलिक्यूल या आयन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल और आयन, ऐसा कोई आयन जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऐसा आयन या मॉलिक्यूल जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो अगर कंबाइन कर रहा है ऐसे मॉलिक्यूल या आयन के साथ जिसके पास इलेक्ट्रॉन का रिच है, मतलब इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा है, ऐसे मॉलिक्यूल या आयन के साथ कंबाइन कर रहा है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। आगे के लिए बता दूं कि आप केमिकल इक्विलिब्रियम नाम का एक टॉपिक पढ़ेंगे। सॉरी, इक्विलिब्रियम सीधा सीधी कहते हैं हम। इक्विलिब्रियम में एक टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा है आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में जाकर के एसिड और बेस पढ़िएगा आप, वहां पर यह बात आपको बताया जाएगा कि ऐसे मॉलिक्यूल या आयन जिसके पास काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं किसी को देने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? लुईस बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लुईस बेस। लुईस ने चूंकि ये कॉन्सेप्ट बताया था इसलिए उनके नाम पे ये पड़ा है लुईस बेस। बेस होता है जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलेंगे? बेस। कौन बताया था? लुईस ने, इसलिए लुईस बेस। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ऐसे मॉलिक्यूल या आयन जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी है, उसे हम क्या कहेंगे? लुईस एसिड। तो याद रखिएगा, लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में भी एक बॉन्ड बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे इस चीज को भी। क्लियर है कि नहीं? इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है तो पहले ही समरी क्रिएट कर दे रहे हैं आपको, ताकि नेक्स्ट क्लास से आपको यह बात क्लियर रहे कि किसके किसके बीच बॉन्ड बन रहा है तो इलेक्ट्रोवैलेंट है, किसके किसके बीच बॉन्ड बन रहा है तो कोवैलेंट है, किसके किसके बीच मेटालिक है, किसके किसके बीच कोऑर्डिनेट है। नेक्स्ट और एक टाइप का बॉन्ड है जो कि लास्ट टॉपिक है आपका। ये एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, ये फिक्स है, हाइड्रोजन ही होगा। और दूसरा एलिमेंट क्या होगा? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कैसे पता करेंगे? तो हमने आपको ट्रिक बताया था, FONCLBRI ऐसे करके याद कीजिएगा। FON ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मुलिकन स्केल के हिसाब से बताया था, याद है कि नहीं? स्केल्स बताया हुआ है, एलरेड एंड रोकाउ स्केल, मुलिकन स्केल सब बताया हुआ है। पॉलिंग स्केल के हिसाब से बताइए जरा, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना? 4 होता है, ऑक्सीजन का 3.5 होता है, नाइट्रोजन का भी 3.5 होता है। तो ये सब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। ये एक एलिमेंट इनमें से कोई होगा और दूसरा एलिमेंट ये फिक्स है, हाइड्रोजन इज फिक्स्ड। हाइड्रोजन के साथ अगर ये सारे एलिमेंट्स बॉन्ड बनाते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन एलिमेंट नहीं, हाइड्रोजन क्या है? टाइप ऑफ बॉन्ड में लिखे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉन्ड का ही नाम क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। बोलिए, याद रहेगा ये सब बातें? क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? ये इस चैप्टर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन पार्ट था, समराइज कर दिया। इस चैप्टर के अंदर में पढ़ना क्या है, सारे कंटेंट्स बता दिया गया है। केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है, कॉज एंड मोड, ये दोनों हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा वो लेक्चर किस पर बेस्ड होना चाहिए? सर, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इस पर आना चाहिए। यस और नो? तो नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो यहीं पे कह देते हैं, लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर इस पे कोई डाउट है या आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।